हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट सेल यानी कि सॉलिड स्टेट का, वो नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। यूनिट सेल की डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, डायमेंशनल्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कह रहा है डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। पहले आप देखिए डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। डायमेंशन का मतलब होता है जैसे कि हम कह देते हैं ना एज लेंथ, बोल देते हैं एज लेंथ। एज लेंथ को जो हम बोलते हैं ना, एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, बता चुका हूं। इसी को हम डायमेंशंस बोल सकते हैं। तो डायमेंशंस है ये। अगर आपको किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम उसके मास पता है तो हम मास और वॉल्यूम का यूज करके डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। तो ये सब डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हमारा मेन जो टारगेट आज का है वो हमारे पास का है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। आप यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मूला क्या है एग्जैक्ट। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, लेट एज लेंथ इज इक्वल टू ए। हमने खुद से मान ली जो एज लेंथ है वो ए है। अगर एज लेंथ ए है, क्योंकि आपका जो यूनिट सेल है इट इज लाइक ए क्यूब के जैसा होता है या नहीं होता है, तो आप क्या कह सकते हो, अगर ये क्यूब के जैसा है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखूं तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब जो होता ना, जैसे एक रूम है वही हमारा उसी के जैसा यूनिट सेल है या क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यहां पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ए मानी है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। तो वॉल्यूम पहले भी आप निकाल चुके हो, कहां पे निकाला था, जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी किया था। अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड में क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आप ऐसा कर देते हो, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो आपके पास ये रहा, ये तो ठीक है अभी, वॉल्यूम तो एक क्यूब है, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, मास और निकाल देते हैं फिर डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी बन जाएगी। तो अब मास देखिए कैसे निकलता है। मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालोगे, पहले वो देखिए आप। तो आप कैसे निकाल सकते हो मास ऑफ द यूनिट सेल। पहले हम क्या करेंगे, एक कंसीडरेशन करते हैं। लेट, ध्यान से सुनना भी, लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a unit cell is equal to z मान लिया हमने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या मान लिया, z, या नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या मान लिया, क्योंकि पार्टिकल्स को आप एटम्स भी बोल सकते हो, आयंस भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। एक जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी संख्या को हमने z मान लिया। जैसे कि सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम क्या करें, मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल इज इक्वल टू z, हमने z मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया z है, z नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और अगेन लेट मास ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू स्मॉल m। मैंने एक पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लिया। एक पार्टिकल का मास कितना मान लिया अभी, स्मॉल m मान लिया, एक पार्टिकल का मास। अरे एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है और टोटल यूनिट सेल में पार्टिकल z है, तो यूनिट सेल का मास क्या हो जाएगा, तो अब क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे। अरे बिल्कुल सिंपल है, इतने पार्टिकल हैं z मल्टीप्लाई एक पार्टिकल का मास m है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अरे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास 2 ग्राम है, एक पार्टिकल का मास 2 ग्राम है, और हमारे पास एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4। तो हमारे पास एफसीसी जो यूनिट सेल उसका मास कितना हो गया,
एक पार्टिकल का मास 4 ग्राम है और 2 ग्राम है और एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो एफसीसी यूनिट सेल का कितना हो गया 4 × 2 8 ग्राम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो वही तो मैंने किया है, Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Z इज द क्या माना हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने किस तरीके से माना, देखिए Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे माना है। अगर हमारे पास इफ यूनिट सेल इज सिंपल, यूनिट सेल इज सिंपल, अगर सिंपल यूनिट सेल है देन Z विल बी इक्वल टू 1, तब Z क्या हो जाएगा, Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, और सिंपल यूनिट सेल में Z 1 होता है। अगर BCC होगा तो आप पढ़ चुके हो BCC में 2 पार्टिकल होते हैं, और अगर FCC है तो उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं। उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें एक पार्टिकल का मास पता है और उसके अंदर कितने पार्टिकल ये भी पता, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ द यूनिट सेल क्या आ गया, Z × M। M इज द मास ऑफ 1 पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। अब ये M भी निकालने का तरीका +1 के मोल कंसेप्ट पे जाइए, +1 के मोल कंसेप्ट पे जाइए। मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा। +1 क्लास में हमने एक पढ़ा था, मोलर मास कह लो, ये तो होता है किसी मॉलिक्यूल का, या फिर एटॉमिक मास कह लो, क्योंकि हम एटॉमिक मास जो बात करते हैं वो होती है एटम की। एटॉमिक मास होता है एटम का, मोलर मास होता है मॉलिक्यूल का। हमने ये बात की है, ये ले लिया, किसी का भी एटॉमिक मास कह लो या किसी का भी मोलर मास कह लो। किसी मॉलिक्यूल का है तो मोलर मास लेते हैं, किसी एटम का है तो हम एटॉमिक मास लेते हैं। जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होते हैं, दीज आर इक्वल टू 1 मोल। पढ़ा है या नहीं पढ़ा भी आपने, दीज आर इक्वल टू 1 मोल। ये 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। इन 1 मोल कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये एवोगैड्रोज नंबर भी है, यहां पे ये ना लिख के आप ये भी लिख सकते थे, 1 मोल इज इक्वल टू n0, एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल भी होता है। और एवोगैड्रोज नंबर में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी का मोलर मास या एटॉमिक मास जो होता है ना, वो 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं सोडियम ले लूं यहां पे, तो सोडियम का 1 मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम। तो 23 ग्राम को मैं इसका 1 मोल कह सकता हूं, ये 1 मोल सोडियम है। और इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू n0 हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, n0। और n0 का मतलब क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना समझ आया नहीं आया। अब देखिए तो आगे मैं एक पार्टिकल का मास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना भी एक बार आप। अब आप क्या कह सकते हो, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना भी। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स अगर हमारे पास है, जिसको हम n0 भी बोलते हैं, अगर इतने पार्टिकल्स हैं देन इट विल बी इक्वल टू मोलर मास। कैपिटल M इज द मोलर मास माना हमने, कैपिटल M को हमने क्या माना है, मोलर मास मान लिया है। तो ये हमारे पास मोलर मास है, तो मोलर मास के इक्वल होगा ये हमारे पास। अब आप क्या करोगे, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास कैपिटल M। अब हमें कितने पार्टिकल का मास निकालना, एक पार्टिकल का, तो मास ऑफ 1 पार्टिकल 6.02, देन इट विल बी इक्वल टू मोलर मास। तो 1 पार्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 पार्टिकल का मास जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास, और इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा, ये। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में n0 लिख दूं भाई, ये आ गया आपके पास। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको n0 लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। बोलो भाई इतना समझ आया नहीं आया। अब आप क्या करोगे, ये 1 पार्टिकल का मास है, ये भी तो मैंने क्या माना था, मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल m। कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो 2 की वैल्यू 1 में पुट करो, 2 की वैल्यू 1 में पुट करो। पुटिंग 2 in 1, यहां पे लिख देता हूं, पुटिंग 2 in 1 करो पुट। क्या बन जाएगा, अगर आप पुट करते हो तो देखना ध्यान से क्या बनेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, Z तो है ही एज इट इज, Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच पार्टिकल, क्या है, मोलर मास बाई n0। क्या आ गया, मोलर मास बाई क्या आ जाएगा, n0। इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। ये रही डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल, ये निकाल दिया अभी, मास ऑफ यूनिट सेल आपने निकाल दिया या नहीं निकाल दिया। क्या है, Z मल्टीप्लाई M अपॉन में n0
डिवाइड में क्या अभी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, ये रख दिया अभी ए क्यूब। ये देखिए आपकी डेंसिटी आ गई भी, ये है डेंसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द यूनिट सेल की डेंसिटी। सीधा नहीं लगा सकते भाई मास बाय वॉल्यूम, वो तो सिंपल फॉर्मूला है, तो लेकिन मास निकाला हमने, ये आया मास, तो इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइड में N0 मल्टीप्लाई ए क्यूब। Z नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल यूनिट सेल है तो एक पार्टिकल, BCC है तो 2, FCC है तो 4, हो गया Z। M मोलर मास, N0 एवोगैड्रोज नंबर, ए क्यूब एज लेंथ का क्यूब, मतलब ये आपका वॉल्यूम है। इस तरीके से आप डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालोगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल्स, इसमें मोस्ट ऑफ द इस चैप्टर के मैं सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, एक एक न्यूमेरिकल हर टाइप का हम ले रहे हैं। ओके, तो देखिए डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो हम ये देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल्स, अब ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले देखिए एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमें नहीं पता कौन है, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, हैज एटॉमिक मास 50, उसका एटॉमिक मास, मोलर मास, एटॉमिक मास ये बताए थे ना, वो 50 है। कैलकुलेट द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर, अगर एज लेंथ इसकी 290 पिकोमीटर है तो इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करो। तो देखिए डेंसिटी का एक बार पहले आप क्या किया करो, फॉर्मूला रख लिया करो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, Z मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइड में N0 मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये था भाई। अब आपको सबसे पहले Z चाहिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। Z इज इक्वल टू क्या, अभी आपका Z BCC स्ट्रक्चर है, इसलिए Z की वैल्यू क्या होगी, 2, यानी कि कितने पार्टिकल होते हैं BCC में, 2 होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, M मोलर मास, जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, दिया हुआ भाई ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 50। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ एज लेंथ भी दी हुई, ए भी दिया हुआ भाई, ए कितना दिया हुआ है, 290 पिकोमीटर दिया हुआ भाई। लेकिन जब भी आप डेंसिटी निकालते हो तो जो एज लेंथ है उसको सेंटीमीटर में लेना होता है, तो इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। पहले कैसे चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 कर दो तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 रेज़ टू पावर -10, ये सेंटीमीटर बन गया। और N0 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। सभी वैल्यूज को पुट करना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई M मोलर मास 50 डिवाइड में N0 की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई क्या, ए क्यूब, इसका क्यूब कर दो तो क्या करोगे, 290 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 और इसका भी होल क्यूब, ये आप सोल्व करोगे तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी जो आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर में आएगी। तो ये आप इजिली कर सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि जो नीचे है वो इसका क्यूब हो गया है, इसका क्यूब हुआ, देखो एज लेंथ का क्यूब तो सेंटीमीटर का भी क्यूब, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो क्या बनेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी। एक बार फिर से सुनो, एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट था जिसका BCC स्ट्रक्चर, BCC माइंड में आते ही आ जाना चाहिए भाई, Z की वैल्यू 2 है। उसके बाद उसका एटॉमिक मास M 50, उसके बाद एज लेंथ 290 पिकोमीटर थी, उसको सेंटीमीटर में और फॉर्मूले में लगा दिया, बन गया आपका। ये था भाई फर्स्ट। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम हैज FCC स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम का FCC स्ट्रक्चर है, Al का FCC स्ट्रक्चर। FCC माइंड में आते ही क्या करोगे, Z की वैल्यू कितनी होती है FCC के लिए, 4 होती है। FCC स्ट्रक्चर, Z की वैल्यू पता चल गई। इट्स एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मतलब R दी हुई है, इसकी कितनी दी हुई है, 125 पिकोमीटर। FCC स्ट्रक्चर की रेडियस दी हुई है, ध्यान से देखो, रेडियस हो गया इतना। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड, मतलब एज लेंथ कैलकुलेट करवा रहा है। अभी एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, अरे रेडियस दी हुई है, रेडियस से एज लेंथ बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने रेडियस ऑफ द FCC यूनिट सेल का फॉर्मूला पढ़ा था।
क्या था, रेडियस इज इक्वल टू a/2√2 पढ़ा था भाई एफसीसी यूनिट सेल के लिए। a/2√2 ये फॉर्मूला हमने रेडियस ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल। पिछली वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, जो लास्ट वीडियो है उसको आप दोबारा से क्लेरिफाई कर लीजिए एक बार। उसमें आपको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू एज लेंथ डिवाइड में क्या है 2√2। अब आपको एज लेंथ निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। तो a इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई 2√2 बन गया नहीं बन गया। आपको निकालने क्या है, लेंथ ऑफ साइड मतलब एज लेंथ। तो एज लेंथ इज इक्वल टू क्या बन गया अभी, r कितना दिया हुआ, दिया तो इन्होंने 125 पिकोमीटर मल्टीप्लाई 2 है ही, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। ये आपका ए भी आ गया अभी, लेंथ ऑफ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड। इतना हो गया नहीं हो गया अभी। आगे क्वेश्चन सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब पता क्या ये, हमारे पास गिवन है, ध्यान से देखना भी, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एल्युमिनियम का वॉल्यूम गिवन है। कितना गिवन है, एल्युमिनियम का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एल्युमिनियम का वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अगर एल्युमिनियम का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो इस वॉल्यूम में एल्युमिनियम के कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इतना है तो उसके अंदर कितने यूनिट सेल एल्युमिनियम के प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं कह दूं, एक मिनट ध्यान से सुनना, एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कह दूं भाई हमारे पास 8 ग्राम एल्युमिनियम है, कितना है 8 ग्राम, और 2 ग्राम एल्युमिनियम से 1 यूनिट सेल बनता है। 1 यूनिट सेल कितने से बनता है, 1 यूनिट सेल 2 ग्राम एल्युमिनियम से बनता है। तो 8 ग्राम एल्युमिनियम में कितने यूनिट सेल बन जाएंगे, 8 ग्राम को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 कितने यूनिट सेल बन जाएंगे 4। तो उसी तरीके से ये है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका, एल्युमिनियम का, उसमें कितने यूनिट सेल है। तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसको इसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। क्या होता है अभी, ए क्यूब होता है या नहीं होता है। तो एल्युमिनियम का 1 यूनिट सेल जो उसका वॉल्यूम, और ए क्या है, ये रहा एल्युमिनियम का, अभी निकाला, तो इसका क्यूब कर देते हैं, यहां पे रख देते हैं 125 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.41। अब सोल्व करोगे इसका क्यूब कर दिया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, क्योंकि एक ही यूनिट सेल का आएगा, एक ही एज लेंथ दी हुई है एल्युमिनियम की, तो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, ये है आपके पास। और हमारे पास जो भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अब ये सब कुछ पिकोमीटर में दिया हुआ है, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे सेंटीमीटर तो किया ही नहीं, क्योंकि ये देखो रेडियस पिकोमीटर में थी, तो ये एज लेंथ भी पिकोमीटर में आएगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की -10, और फिर इसका क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अब ये 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम आया है, मुझे निकालना क्या है, एल्युमिनियम का 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 में कितने, 1 डिवाइड में ये सब कुछ आ जाएगा भी, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। अरे मेरे पास मान लेते 100 ml दिया हुआ होता ये, और मैं कहता एल्युमिनियम का 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लेते, लेट मैं क्या मान लेता हूं, मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम दिया हुआ है, और मैं कह दूं 1 यूनिट सेल का जो एल्युमिनियम का वॉल्यूम है ना वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो 100 डिवाइड में 2 कितने आ गए, 50 आ गए या नहीं आ गए। अरे वैसे ही तो है, ये पजल करने के लिए 1 सेंटीमीटर, आप सोचोगे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम का वॉल्यूम है, एल्युमिनियम का ओरिजिनल वॉल्यूम। और एल्युमिनियम का जो मिलके बना हुआ 1 यूनिट सेल है ना, उसका वॉल्यूम ये है। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए। ये थे भी नंबर ऑफ यूनिट सेल। कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, और देखिए मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। तीसरा न्यूमेरिकल आप देख सकते हो क्या बनेगा, तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है भाई, दोबारा से सुनो, KF हैज NaCl स्ट्रक्चर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जगह आएगी। जिसके आगे भी ये लिखा हुआ ना NaCl टाइप स्ट्रक्चर, जिसके आगे भी ये लिखा हुआ हो NaCl टाइप स्ट्रक्चर, या ये लिखा हुआ हो रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर,
रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सब एफसीसी स्ट्रक्चर माने जाते हैं। वो सब क्या होते हैं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर कह लो, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर कह लो, उन सबको हम एफसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब जो KF है उसका NaCl के जैसा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब KF का कैसा स्ट्रक्चर है, जो KF आपका है उसका एफसीसी स्ट्रक्चर है। उसका कैसा स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी स्ट्रक्चर तो बात आ गई हमारे पास, Z की वैल्यू आ गई। Z कितना होता है एफसीसी के लिए, 4, इतना तो पता चल गया। अब ये क्या करा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस, इंट्रायनिक डिस्टेंस दी हुई है। इंट्रायनिक डिस्टेंस जिसको मैंने D से डिनोट किया था, इससे लास्ट वीडियो में ही बताया था। इंट्रायनिक डिस्टेंस 269 पिकोमीटर, कितनी दी हुई है, 269 पिकोमीटर दी हुई है, 269 पिकोमीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द KF। KF की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना। ये रहा फॉर्मूला, हमें Z चाहिए, Z तो मिल गया, ये रहा। दूसरा में क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास ले लेते हैं। मोलर मास कैसे आएगा, मोलर मास इज इक्वल टू KF। किसका यूनिट सेल है, KF का है, तो KF की निकालनी है तो K का और फ्लोरीन का जोड़ दो। K का होता है 39 प्लस में फ्लोरीन का होता है 19, दोनों का जोड़ दो भाई। आपके पास KF का मोलर मास आ गया, कितना आएगा, 58 आ गया। तो मोलर मास भी आ गया हमारे पास, आ गया या नहीं आ गया, तो मोलर मास भी पता चल गया। N नोट हमें पता, A नहीं पता अभी, A कहां से निकालोगे, A ये रही डिस्टेंस, डेंसिटी नहीं है, डिस्टेंस है। और इंट्रायनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर द एफसीसी याद करो, D इज इक्वल टू A/√2 बताया था। ये कब बताया था, एफसीसी में एक एक्सेप्शनल भी बताया था, लास्ट वीडियो दोबारा से देखो, उसमें मैंने एक एक्सेप्शनल ये बताया था, अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पूछे तो फॉर्मूला आएगा A/√2, लेकिन इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछे, यहां पे आयंस है कैटायन और एनायन, इंट्रायनिक डिस्टेंस पूछे तो A/2 हो जाता है। ये केवल एफसीसी में चेंज है, बीसीसी में दोनों जगह सेम रहता है, चाहे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पूछे या फिर इंट्रायनिक पूछे, वहां पे फॉर्मूला सेम रहता है। लेकिन एफसीसी के केस में इंटर एटॉमिक पूछेगा तो A/√2 आता। अब इंटर आयनिक डिस्टेंस दी हुई है तो इसका फॉर्मूला क्या है, A/2। अब हमें चाहिए क्या, A, तो इसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, तो A इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई 2, तो A इक्वल टू क्या आ गया, अभी A आ गया आपके पास, D कितना है 269 मल्टीप्लाई 2, कर लोगे आप, कितना आ गया, नियर अबाउट 538 पिकोमीटर आ गया। अभी इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला, लेकिन इस पिकोमीटर को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। कैसे चेंज करोगे, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 538 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, और ये क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया, नहीं बन गया। अब आप सबका फॉर्मूला देखो, Z भी आपके पास आ गया, मोलर मास भी आ गया, A भी आ गया, ये सब आप N नोट आपको पता है, इसमें लगा दो तो डेंसिटी आ जाएगी, कर लोगे। ये 3 न्यूमेरिकल थे भाई, बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें 2-3 न्यूमेरिकल और देखते हैं। हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं, ओके। तो देखिए हमारे पास 2 न्यूमेरिकल और है। ये कह रहा है इन ए सॉलिड एनायंस Y, एक कोई सॉलिड है जिसके अंदर Y इज द एनायन, यानी कि Y के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले ऊपर वाला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, फॉर्म CCP लैटिस। CCP को हम FCC भी बोल सकते हैं, बताया था, फॉर्म CCP लैटिस या फिर इट फॉर्म FCC लैटिस और CCP, दोनों बोल सकते हैं इसको। अब अगर Y FCC बना रहा है या CCP बना रहा तो Y नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि FCC स्ट्रक्चर में या CCC स्ट्रक्चर में 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो Y नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 4। वैसे और भी तरीके इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के, लेकिन बेस्ट यही है। तो Y नेगेटिव कितने हो गए, 4। ये कह रहा है कैटायन X, कैटायन X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोला कैटायन। कैटायन X इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली मतलब बराबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली तो 2-2 भी हो सकता है, इक्वली 3-3 भी हो सकता है, इक्वली 4-4 भी हो सकता है। लेकिन कैसे, हमें दोनों में से किसी एक की संख्या पता है तो हम दूसरे की बता सकते हैं। तो आगे सुनिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आगे सुनिए, ये कह रहा है इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, अगर X पॉजिटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इक्वली का मतलब दोनों में कितनी कितनी है हमें पता ही नहीं। अब हमें इतना तो पता है एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8, ये तो बता रखा है। क्यों,
जो ऑक्टाइडल वर्ड है वो पार्टिकल्स के इक्वल होती हैं, टेट्राइडल वर्ड पार्टिकल से 2 टाइम्स होती है, इतना तो हमें पता है। लेकिन ये अब ये कह रहा है एक्स जो पॉजिटिव कैटायन है वो टेट्राइडल और ऑक्टाइडल में दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसने आगे कंडीशन लगा दी, ऑक्टाइडल कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से ऑल ऑक्टाइडल वर्ड ऑक्यूपाइड। इसका मतलब यहां पे जो एक्स पॉजिटिव है उसकी वैल्यू 4 है। कितनी है? 4, क्योंकि ऑक्टाइडल वर्ड 4 ही होती है, जितने पार्टिकल होते हैं उतनी, ये सभी की सभी ऑक्यूपाइड। अगर यहां पे x की पॉजिटिव की वैल्यू 4 है तो अब दूसरी लाइन काम करेगी। लास्ट लाइन का यूज किया हमने कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेट्राइडल और ऑक्टाइडल में। अगर x पॉजिटिव यहां पे 4 है तो x पॉजिटिव यहां पे टेट्राइडल वर्ड्स में भी कितना हो जाएगा? 4 होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसने लास्ट में कह दिया ऑल ऑक्टाइडल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। इसका मतलब x पॉजिटिव में जो ऑक्टाइडल वर्ड में कितने x पॉजिटिव है? 4 है, क्योंकि 4 ही होते हैं, वो सभी ऑक्यूपाइड है। इट मीन्स अगर यहां पे 4 है तो टेट्राइडल वर्ड्स भी 4 है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसने कहा टेट्राइडल और ऑक्टाइडल वर्ड में जो x पॉजिटिव है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। टोटल x पॉजिटिव कितना हो गया? 8। 4 ये और 4 ये 8। ये कह रहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो हम x पॉजिटिव y नेगेटिव रख लेते हैं। x पॉजिटिव कितना आया है? 8। y नेगेटिव कितना आया? 4। कैंसिल करो, कितना आ गया? 1:2। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो क्या बन गया फॉर्मूला? x2y1। कर लोगे? ये था भी बिल्कुल सिंपल। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। अब सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है A हैज FCC स्ट्रक्चर। A कोई है जिसका FCC स्ट्रक्चर है। A हैज FCC स्ट्रक्चर। अगर FCC स्ट्रक्चर है तो A की वैल्यू पता चल गई आपको, कितने होते हैं A में पार्टिकल? 4। तो A की वैल्यू हो गई 4। अब ये कह रहा है B इज प्रेजेंट इन 2/3 टेट्राइडल वर्ड्स। पहले टोटल टेट्राइडल वर्ड बताओ। टोटल टेट्राइडल वर्ड, टोटल टेट्राइडल वर्ड बताओ मुझे जरा फास्ट। क्या हो जाएगा? अरे जितने पार्टिकल उसका 2 टाइम्स, तो टोटल टेट्राइडल वर्ड्स 8 होनी चाहिए। उनमें से B ने कितनी ली? उनमें से B ने, इसने कहा B इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ टेट्राइडल वर्ड। टेट्राइडल वर्ड 8 में से 2/3वां हिस्सा B ने ले लिया। आगे कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया? 16/3 आ गया। अब A और B की रेशो बना लो, A इज टू B। A कितना था? 4। B कितना है? 16/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? A आ गए 12, B आ गया 16। अब फिर से कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 3 12, 4 4 16। तो A आ गया 3, B आ गया 4। ये फॉर्मूला बन गया। बताओ इसमें क्या था? इसने कहा A फॉर्म द FCC स्ट्रक्चर, तो A की वैल्यू होगी 4। उसके बाद इसने टेट्राइडल वर्ड का डिस्कस किया, तो हमने टोटल टेट्राइडल वर्ड पता कर ली 8 में से 2/3वां हिस्सा B ने ले लिया, तो B की वैल्यू आ गई। फिर हमने रेशो रख के निकाल दिया, तो फॉर्मूला क्या बना? A3B4। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर किया जो CBSE और नीट में आ सकते हैं। फिर भी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता हम क्रैश कोर्स डालेंगे, उसमें मैं वो न्यूमेरिकल भी डालूंगा जो थोड़े से टफ होते हैं, आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। ओके, तो डेंसिटी हो गई, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए और कंप्लीटली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यहां तक के मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट सॉलिड्स। ओके, थैंक यू।